अगर कभी भी लिक्विडिटी की जरूरत दिक्कत आई तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन। आप कभी भी मुझे ट्वीट कीजिए और अगर मेरा जवाब आधे घंटे में नहीं गया तो आई विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। देखिए, एक एनएफओ एक जर्नी की शुरुआत है। ऐसा कोई फायदा नहीं है एनएफओ में खरीदने के लिए। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इक्विटी एंड ईटीएफ तो ये रिस्की प्रोडक्ट है। मिरर एसेट NYSE फैंग प्लस ETF, ये इसका एनएफओ 19 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है और इसी जो इसका जो फंड ऑफ फंड्स है उसका जो एनएफओ है वो 19 अप्रैल से 3 मई तक खुला हुआ है। आपके सवाल आने शुरू हो गए थे, क्या किया जाए क्या किया जाए। अब आजकल एकाएक हमारा इंटरनेशनल फंड्स की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। क्यों नहीं बढ़ेगा? रिटर्न देखिए ना, बीते एक साल में जो रेंज है रिटर्न का वो 20% से 86% के आसपास का है। अब एक साल में अगर 86% रिटर्न कहीं से मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम वहां थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं क्या है क्या। और उलझन क्यों हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी इस कैटेगरी में, इंटरनेशनल फंड्स की कैटेगरी में ऑलरेडी 40 से ज्यादा फंड्स हैं। तो अब इसमें एक उलझन आती है ना कि अब ये नया जो आया है इसमें जाए या जो पहले से है उसमें जाए। तो मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा करें, जितनी भी उलझन है इकट्ठे बता दिया जाए मुझे, ताकि मैं कंपाइल करके एक वीडियो बना दूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला, सवाल मंगवाए, सवालों को कंपाइल किया और इस वीडियो में वही जवाब आपके सामने, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। पूरा वीडियो अगर ना भी देखना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंटर के साथ क्वेश्चन लिख दिया, ताकि आप सीधे अपने सवाल तक जा सकते हैं। ठीक है, सवाल के जवाब कौन देंगे? सवाल के जवाब देंगे आज मिरर एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडिया के CEO स्वरूप मोहंती जी। तो सीधे वहां चलते हैं। आपका जो ये नया फंड आया है, न्यू फंड ऑफर, उस पे हम बात करने के पहले एक सवाल। 2021 में अभी तक 7 इंटरनेशनल फंड्स के हमारे सामने आ चुके हैं, इंक्लूडिंग FOF सब कुछ। 2020 में कुल मिलाकर आए थे 5, 18 में 1, 19 में 1, 15 में 2 और 2014 में एक बार आया था 8 इंटरनेशनल फंड का एनएफओ। ऐसा कैसे तय करती है इंडस्ट्री की किस वक्त एकाएक इंटरनेशनल फंड पे फोकस होता है या फिर किसी और थीम पे फोकस होता है? ये काम कैसे करता है? बहुत सही सवाल है आपका स्वाति जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बट देखिए, एक इन्वेस्टर के एक जर्नी में कभी कभी एक मोड ऐसा आता है कि एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है। ऐसा कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री इन अ ग्लोब विच इज स्टार्विंग फॉर ग्रोथ। तो इंडिया बहुत यूनिक पोजीशन में है। बट अगर आप बेसिक थोड़े फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो ग्लोब के जीडीपी के 3% के हकदार हम लोग हैं। मार्केट कैप के शेयर हमारा 3 to 4% है। सो ब्रॉडली जब एक इन्वेस्टर मैच्योर करने लगता है तो वो बियॉन्ड द इकोनॉमी ऑल्सो सोचने लगता है। सो मे बी जो पहले साल आपने कहा था 8 फंड्स आए थे, वो शायद अहेड ऑफ द टाइम। अगेन द इंडस्ट्री इज कमिंग बैक बिकॉज एक नीड है, एक डाइवर्सिफिकेशन की नीड है। मैं अपना खुद का जर्नी अगर देखूं, बोलूं अगर एज एन इन्वेस्टर, मैंने आज तक कभी इंटरनेशनल फंड्स के बारे में सोचा भी नहीं था 1-1.5 साल पहले। बट अगर मैं लास्ट 1.5-2 साल में देखूं तो एक बहुत अलग कंट्रीज मिल रहे हैं मुझे। पहले तो ये जरिया ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। एक लिमिटेशन है LRS के जरिए $2.5 लाख का, तो वो सब थे। बट धीरे धीरे ईज ऑफ डूइंग दीज फंड्स और रीचिंग टू दिस स्टॉक्स जब इजी होने लगे, और मोर इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से स्वाति जी इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के डेट में कोई कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन छुपी नहीं रही, तो जो कंपनीज उधर हैं उसके बारे में सब जानकारी हमें भी मिल जाती है। सो इन्वेस्टिंग एनवायरनमेंट बहुत बहुत इजी होते जा रहा है। इसलिए एक कोशिश है ऑफ द इंडस्ट्री एंड अभी तक तो इंडिया में डॉलर डिनोमिनेशन इन्वेस्टमेंट चालू ही नहीं हुआ है। अभी कुछ रिकमेंडेशन चालू हुए हैं। लेट मी टेल यू, से फॉर एडवांस्ड कंट्री लाइक साउथ कोरिया, Mire is from South Korea. On an average, I was asking my colleague, उन्होंने कहा कि 50% of the portfolio is in dollar denominated products. तो वो वहां तक पहुंच गए हैं कि बिकॉज एक कंट्री के बियॉन्ड भी देखते हैं। एंड सच्चाई तो ये है, अगर 100 रुपए का मार्केट कैप है वर्ल्ड का
इंडिया इज 3 रुपीज, सो ज्यादातर मार्केट कैप इज आउटसाइड इंडिया। करेक्ट। तो ये सब आप कंबाइन करेंगे तो एक टाइम आया है इसके बारे में चर्चा करने की, हेंस काफी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। ओके, चलिए अब जो सवाल हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजे हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। 2 हिस्सों में बांट दिया है मैंने सवाल को, एक तो एकदम प्रोडक्ट स्पेसिफिक है और एक जेनरिक जो पूछते हैं कि कैसे इसको देखा जाए, अप्रोच कैसे किया जाए इस तरह के फंड को। तो पहले हम जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वहां से शुरुआत कर लेते हैं। महेश बालू शिंदे जी ने पूछा है कि एनएफओ क्या होता है, और मिस्टर पिल्ले ने पूछा है एफओएफ क्या होता है, और इसकी ये एफओएफ उसके बाद का क्वेश्चन बाद में पूछ लूंगी, पहले ये दोनों एनएफओ क्या होता है और एफओएफ क्या होता है। जब एक नया फंड की शुरुआत होती है तो उसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं, तो वो एनएफओ कहलाता है। तो जब एक फंड, नया फंड चालू होता है और एक नया आइडिया का जनरेशन होता है तो उसे हम न्यू फंड ऑफर आज के डेट में कहते थे। कभी किसी जमाने में हम इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा करते थे, आईपीओ कहते थे। अभी वो स्टॉक मार्केट तक सीमित रह गया है, बट म्यूचुअल फंड से जब नया प्रोडक्ट आता है तो वो एनएफओ के रूप में आता है। एक फेस वैल्यू के हिसाब से आता है। नॉर्मली फेस वैल्यू 10 रुपए का होता है। फिर जैसे जैसे अंडरलाइंग स्टॉक्स के भाव बढ़ते हैं या गिरते हैं, वो 10 रुपया ऊपर या नीचे होता है ऑन डेली बेसिस, विच इज द नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम एनएवी कहते हैं। फंड ऑफ फंड्स इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन अदर फंड्स थ्रू अ पर्टिकुलर व्हीकल। जैसे ये नया फंड जो हम बात कर रहे हैं, जो एक ईटीएफ के जरिए में है ना। ईटीएफ नॉर्मली डीमैट जिनके अकाउंट है वो स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू खरीद सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहलाते हैं। लेकिन जिनके पास डीमैट नहीं है उनके लिए हम एक फंड ऑफ फंड्स ऑफर करते हैं। अगर आप फंड ऑफ फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें तो यही फंड अंडरलाइंग वही ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। तो एक जरिया होता है टू रीच दी अंडरलाइंग इन्वेस्टिंग व्हीकल, उसे फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। कभी इट्स अ मिक्सचर ऑफ फंड्स, कभी आइडियाज होते हैं, एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं। इन दिस केस एक ही फंड का फंड ऑफ फंड है जो ये सिर्फ यही जो नया फंड ऑफर में ही इन्वेस्ट करेगा। ओके, सचिन गुप्ता जी का सवाल जुड़ा हुआ, आपने शायद जवाब दे ही दिया है लेकिन फिर से यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं एक बार। ईटीएफ एनएफओ और एफओएफ एनएफओ में फर्क क्या है, और 10 साल के हिसाब से बेहतर क्या होगा? ये बेहतर क्या होगा वाले पार्ट पे हम सेकेंड हाफ में आ जाते हैं, पहले पार्ट पे फोकस करते हैं अभी। ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। नॉर्मली क्या होता है, 2 तरीके के फंड्स होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। जो एक्टिव मैनेज फंड्स होते हैं वो एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द फंड। उसमें जब फंड मैनेजर को आप फीस देते हैं तो एक कोशिश रहती है फंड मैनेजर की कि आप मार्केट से थोड़ी बेहतर रिटर्न आपको दें, इसलिए वो फीस चार्ज किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट से नीचे रिटर्न आपको भी मिलता है। तो एक नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ग्लोबली आया है कि इतना मैं क्यों वो रिस्क लूं, इससे अच्छा मैं बाजार ही खरीद लूं। तो बाजार एक इंडेक्स के तरीके से आपको मिलता है। जैसे आप बीएसई सेंसेक्स 30 स्टॉक्स का हर दिन एक बाजार का व्यू आता है, निफ्टी 50 आता है, तो वो 50 स्टॉक्स को लेके वो उसके जो मार्केट कैप के हिसाब से जो एलोकेशन होता है उस हिसाब से हम एक इंडेक्स बनाते हैं और वो उसका एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाते हैं विद दैट इंडेक्स एज द अंडरलाइन। तो वो स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड होता है एंड एक डेली का भाव डिमांड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द ईटीएफ वो मिलता है आपको ब्रोकिंग साइड में। नाउ जिनके पास स्टॉक्स नहीं होते, जैसे मैंने कहा फंड ऑफ फंड वाज द सेकंड क्वेश्चन, स्वाति जी। जी जी। सो जैसे मैंने कहा कि जिनके पास डीमैट नहीं होते हैं और वो ईटीएफ खरीदना चाहते हैं उनके लिए फंड ऑफ फंड्स एक अवेलेबल होता है। लेट मी टेल यू, जो बेसिक फर्क रहता है वो कॉस्ट का फर्क रहता है, क्योंकि ईटीएफ फंड मैनेजमेंट और रिसर्च की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कॉस्ट निकल जाता है। हेंस द कॉस्ट ऑफ द ईटीएफ नॉर्मली काफी लो होता है और जो बाजार का उतार चढ़ाव होता है वो इन्वेस्टर को मिलता है। इसमें कोई फंड मैनेजमेंट की इंटरजेक्शन नहीं रहता है। सिमिलरली जो फंड ऑफ फंड्स रहता है वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है एंड इसके 2 प्लान्स रहते हैं। जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है वो डे एंड एनएवी पे मिलता है, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो ट्रेडेड वैल्यू ऑफ द मार्केट उस पे मिलता है, राइट, लाइक अ नॉर्मल स्टॉक। अच्छा, 2 सवाल मेरी तरफ से। क्यों एफओएफ थोड़ा ज्यादा महंगा होता है
और हाँ इन दोनों के लिए, जबकि दोनों का जो अंडरलाइंग ऑलमोस्ट सेम ही है ना, तो उसके लिए अलग अलग फंड मैनेजर की जरूरत क्या है? क्योंकि ईटीएफ के लिए फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव है, और एफओएफ के लिए फंड मैनेजर आपने एकता गाला जी को हाँ जी। रखा है। तो दो अ, फंड अ, मैनेजर की जरूरत है। दोनों को एक भी फंड मैनेजर कर सकते हैं, ऐसा हम्म कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली फंड ऑफ फंड जो होता है उसमें एक ऑपरेशनल एक्सपेंस आता है, जो आर&टी कॉस्ट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं ओवर एंड अबव। अगर आप ये फंड के बारे में बताएं, मैं बताऊं, हम्म जैसे ईटीएफ का कॉस्ट 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स रहेगा, हम्म और जो डायरेक्ट प्लान है ऑफ द फंड ऑफ फंड्स विल बी 50 पैसा। सो द डिफरेंस दैट इज ऑपरेशनल एक्सपेंस एक 10 पैसा का ऐड हो हम्म जाता है। और जो हम्म रेगुलर प्लान है उसका कॉस्ट 1% होता है, क्योंकि बैलेंस होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाता है उसमें। ओके, ऑलराइट। फंड का नाम है म्यूरे एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ, राइट सर? यस यस। तो हालांकि बहुतों को अब फैंग का मतलब समझ में आ गया है, थैंक्स टू योर एनएफओ। लेकिन एक बार जिनको नहीं पता है फैंग क्या होता है, उनको बता दें। देखिए मैडम, ये फैंग प्लस है। फैंग तो प्लस। ये एनवाईएसई फैंग प्लस 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो है। हम्म 10 लाजवाब कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड को जाने जाते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। हम्म एंड टिपिकली फैंग जो कंपोजिशन ऑफ फैंग है वो टेक्नोलॉजिकली डिस्ट्रप्टिव कंपनीज पे बेस्ड है। हम्म अगर मैं नाम गिनूं इनके, तो जो पहला नाम आता है मेरे मेरे हिसाब से इज अमेजॉन, जो हमारे हम्म सबके लाइफ में घुसा हुआ है, जुड़े हुए हैं हम इनके साथ। एक ये कोविड के टाइम में अमेजोन बंद हो गया है फॉर अदर प्रोडक्ट्स, तो हमारे बिल्डिंग में ही इतना चर्चा हो गया कि अरे अमेजोन बंद हो गया, हम घर बैठे करें क्या। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, नॉट ओनली फॉर बाइंग एंड सेलिंग, बट एक अमेजोन प्राइम है, कुछ मोबाइल पेमेंट्स, बहुत सारे फैसिलिटीज भी अमेजोन हमें देके जाता है। मेरा ये कहना है कि ये यूएस का कंपनी है लेकिन हमारे लाइफ के अंदर घुसा हुआ है, ऐसे एक हम्म कंपनी है। सेकंड कंपनी अलीबाबा है, जो इसका काउंटर पार्ट है चाइना में। Both are e-com companies and one of the largest e-com company of China. फिर जो हम लोग नॉर्मली स्वाति जी, आप और मैं बहुत बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं ट्विटर पे। जी ट्विटर भी आ जाता है इसमें। एंड आज के डेट में 2 साल से मेरा टीवी ऑन नहीं है फॉर न्यूज, क्योंकि मेरी न्यूज तो ट्विटर से ही आता है। एंड देन देर इज ऑफ कोर्स आवर सोशल लाइफ नाउ रिवॉल्व्स अराउंड फेसबुक। एंड देर इज एप्पल, विच इज जिसके बारे में मैं बहुत छोटा आदमी हूँ बात करने के लिए, इतना बड़ा कंपनी है ग्लोबली। सो अगर आप ये 8-10 कंपनी देखें, निवेडिया विच इज कंप्यूटर ग्राफिक्स कंपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत काम करते हैं, और जितने भी कंप्यूटर ग्राफिक्स बनते हैं मोस्टली दे प्रोवाइड द चिप्स एंड द सॉफ्टवेयर फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स देयर इज आवर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, जिसको आप अगेन नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो वेरी स्ट्रॉन्ग 10 कंपनीज मिलके ये फैंग प्लस बना है। एंड द लास्ट बट मोस्ट स्पेशल कंपनी इज टेस्ला, एंड वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टेस्ला। एंड सो ऐसे 10 कंपनीज हैं जिनके बारे में सबको पता भी है। और शायद मैं बाइडू को भी मिस कर रहा हूँ। बाइडू इज द गूगल काउंटर पार्ट ऑफ चाइना। तो 10 स्टॉक्स का ये एक इंडेक्स है, तो ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उसके साथ, इस इतने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ रिस्क किस तरीके का देखने को मिल सकता है निवेशक को? Yes, one cannot deny the risk of a concentrated portfolio of 10 stocks. ये एक जो रिस्क है हमारे इंडस्ट्री, अगर आप एक्टिव फंड मैनेजमेंट देखें, मेरे हिसाब से एक फोकस फंड एक कैटेगरी है जिसमें 30 स्टॉक्स अलाउड होते हैं, ये उससे ऊपर है फ्रॉम ए रिस्क परस्पेक्टिव। सो मेरा ये बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा टू ऑल द इन्वेस्टर्स। 10 कंपनीज बहुत अच्छे लग रहे हैं, 10 कंपनीज हम सब जानते हैं, लेकिन जो इसका रिस्क के हिसाब से एलोकेट करें। एलोकेशन से पैसा बनता है, ओवर एलोकेशन से बहुत नुकसान होता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से इसे इन्वेस्ट करें। ज्यादा ये कंपनीज के नाम देख के अपने रिस्क प्रोफाइल से ऊपर इन्वेस्ट ना करें, विल बी अ रिक्वेस्ट। करेक्ट करेक्ट। रुपेश जी का सवाल था, इसमें मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं, और कम अगर एक मुश्त करना है एनएफओ पीरियड के बाद तो कितना कर सकते हैं कम से कम? फंड ऑफ फंड्स का मिनिमम साइज है 5,000 रुपीज, उससे आप इन्वेस्ट करते हैं। बट आगे जाके ईटीएफ तो एक स्टॉक, एक
भी ले सकते हैं, तो उसका वैल्यू के हिसाब से ट्रेड होगा। हम्म इस मोमेंट 5000 अगर एसआईपी करना हो तो वो फंड ऑफ फंड में करें। अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको एसआईपी का फैसिलिटी दे रहा होगा ऑन द ईटीएफ, वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट फ्रॉम द फंड हाउस ईटीएफ में एसआईपी फैसिलिटी नहीं है। नहीं। अगर एसआईपी करनी हो तो फंड ऑफ फंड के रूट में ले। लिक्विडिटी कैसे इंश्योर होगी इस ईटीएफ की? नॉर्मली लोगों को लगता है कि ईटीएफ में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, और अगर वो नॉर्मल फंड लेते हैं बाकी, तो वहां पर आप सीधे एएमसी के पास गए, रिडीम किया और आपका काम हो गया। वो कैसे इंश्योर किया जाएगा इस फंड में? देखिए, हमारे इन आवर केस हमारा ये एक बहुत सौभाग्य है कि हमारे मार्केट मेकर, हमारे सिस्टर कंसर्न मेरे एसेट कैपिटल मार्केट्स हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं फॉर ऑल आर ईटीएफ्स। हमने बिफोर कमिंग एंड स्टार्टिंग द ईटीएफ बिजनेस थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकरूम पे ध्यान दिया है, एंड ये एक बहुत अहम सवाल भी है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी कि नहीं। तो हमारे हिसाब से हमारे सिस्टर कंसर्न हमारे साथ खड़े हैं। अगर कभी भी लिक्विडिटी की जरूरत दिक्कत आई तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन। आप कभी भी मुझे ट्वीट कीजिए, और अगर मेरा जवाब आधे घंटे में नहीं गया तो आई विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। सवाल आए हुए हैं कि एफओएफ का एक्सपेंस रेशियो क्या होगा? एफओएफ द डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 50 बेसिस पॉइंट्स है, रेगुलर प्लान 1% है। 1% रहेगा। ओके। एक अनुपम तिवारी जी का सवाल है, जो पहले से ऐसे फंड में निवेश करते हैं जिसमें फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर है, क्या उन्हें इस फंड में निवेश करना चाहिए? वेरी करेक्ट क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन। जो एक निवेश होता है वो एक प्लान के हिसाब से होता है, और प्लान के हिसाब से हर एक अंडरलाइंग एरिया में और या एसेट में एक निवेश का एक परसेंटेज दिया जाता है। अगर आपका वो परसेंटेज वो फंड में कंप्लीट हो गया हो, कोई और एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है, में आप कंटिन्यू करें। लेकिन एक 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 डिफरेंस हो सकता है, जो भी बाजार में फंड है, और एक जनरल आंसर दे रहा हूँ, वो सब डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। ये एक फोकस्ड फंड है, जैसे हम अपने एक्टिव साइड में भी देखते हैं, एक लार्ज कैप या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड है जो डाइवर्सिफाइड होते हैं, और एक फोकस्ड फंड होता है, उसमें से थोड़ा एलोकेशन भी दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट अपने जो एलोकेशन आपने तय किया होगा फॉर ग्लोबल फंड्स, उसके अंदर ही, उसके ऊपर ना जाए। ओके। रविंद्र यादव जी ने पूछा, ये फंड लंबे वक्त के लिए बेस्ट है या शॉर्ट टर्म के लिए? तो एक रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, रिस्क ऑफ ओनिंग सम कंपनीज होता है, एक रिस्क ऑफ नॉट ओनिंग सम कंपनीज होता है। मेरे हिसाब से ये 10 कंपनी ना ओन करना इज अ रिस्क। ओके, ऑलराइट। तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको कंसीडर कर? नहीं, क्यों कंसीडर करें, जबकि ये 10 कंपनी आगे जाके और भी बड़ा होंगे, इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं आगे जाके। सोचिए, एक कंपनी इंडिया के बराबर है पैसे के हिसाब से, 500 बिलियन का रेवेन्यू है इनका। आई मीन मार्केट कैप इनका अगर आप देखें, इनका रेवेन्यू इज मोर देन ऑल इंडियन कंपनीज पुट टुगेदर। जितने भी लिस्टेड इंडियन कंपनीज है ना, उनके रेवेन्यू से ये 10 कंपनी के रेवेन्यू ज्यादा है। तो ये तो परपेचुअल हो गया। मैं तो ले रहा हूं कि कभी मेरे बेटे को दे दूंगा। ओके, ऑलराइट। एक आकाश खराते जानना चाहते हैं कि ईटीएफ में निवेश करना ठीक रहेगा या फिर एफओएफ में, क्या बेस्ट चॉइस होगी, और कोई फायदा है एनएफओ में निवेश करने का, या फिर मैं बाद में थोड़े दिन इंतजार करने के बाद निवेश करूं तो बेहतर होगा? देखिए, एनएफओ एक जर्नी की शुरुआत है, ऐसा कोई फायदा नहीं है एनएफओ में खरीदने के लिए। अगर आपके पास पैसा अभी है खरीदने के लिए, आप बेशक एनएफओ में ले सकते हैं, लेकिन पैसा अगर बाद में आए तो ये कंपनीज कहीं नहीं जाएंगे, ये इधर ही रहेंगे। तो जब भी, मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टू बाय इज जब पैसा हो। तो अगर पैसा हो, आपका रिस्क प्रोफाइल हो, और एलोकेशन में ये फंड बैठता है, तो कभी भी ले सकते हैं, आज या कल, जब भी, डिपेंड्स ऑन द प्लान। and so that will be my answer. And ETF या FOF अगर डीमैट है तो I will definitely say ETF. It is lower cost. It tracks the actual value. It is not day end value like the FOF will give. So definitely ETF over FOF अगर डीमैट अकाउंट है। अगर डीमैट अकाउंट है तो
डॉक्टर अमित का सवाल है, बिना पास्ट रिकॉर्ड देखे निवेश करना क्या सही होगा इस एनएफओ में? क्योंकि अमूमन एनएफओ के साथ यही एक सलाह दी जाती है कि क्योंकि उस थीम या उस कैटेगरी की ऑलरेडी कई फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वो बाजार में मौजूद हैं, आप वहां ना जाके नए में क्यों आप जाना चाहेंगे? तो इसमें यही लॉजिक बैठता है या फिर ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो कंपनियां हैं वो काफी पुरानी है? देखिए, ये ट्रैक रिकॉर्ड आता है एक एक्टिव फंड मैनेजमेंट में, क्योंकि फंड मैनेजर अपना स्किल दिखाता है, फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म करेगा, अल्फा कैसे जनरेट करेगा, वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ईटीएफ। ये 10 कंपनी के स्टॉक्स आपको पता है, ये 10 कंपनीज आप खुद अगर लास्ट 10 इयर्स के इसके ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, आप खुद ही इनका परफॉर्मेंस खुद ही जान लेंगे, राइट? So in the case of an ETF, a track record is not as important as it is in the active business. Yes, active business definitely. देखिए, ये पोर्टफोलियो आपको बिफोर इन्वेस्टिंग आपको पता है, राइट? 10 स्टॉक 10% पर स्टॉक, आप यू आर नॉट, देयर इज नथिंग ब्लाइंड इन दिस एनएफ। आपको 10 स्टॉक्स मिल रहा है, 10% पर स्टॉक मिल रहा है, आप खुद इसका हिसाब लगा सकते हैं। अनलाइक एक्टिव बिजनेस, जो एनएफओ के बाद एक फंड मैनेजर आके अपना पोर्टफोलियो देता है, फिर वो पोर्टफोलियो कैसे करेगा आप एक कंपेयर टू द बेंचमार्क, एक आगे जाके एक रेस होता है। इसमें ईटीएफ में इतना नहीं है, बट अगर किसी को वेट करके देखना हो तो बेटर, क्यों, आई वुड ऑलवेज एग्री विद दैट ऑल्सो, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट ईटीएफ में ट्रैक रिकॉर्ड का मायने थोड़ा कम रहता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 10 स्टॉक्स के जर्नी पता है। पवन मल्होत्रा जी ने पूछा है, क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ईटीएफ में निवेश कर रहा हूं और 3 साल के लिए होल्ड करना हो तो क्या ये सही रहेगा? देखिए, अगर फर्स्ट टाइम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और काफी दिन से डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाजार के रिस्क के बारे में वाकिफ हैं, तो थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इक्विटी एंड ईटीएफ, तो ये रिस्की प्रोडक्ट है। पहले जो डाइवर्सिफाइड ईटीएफ हैं उसको लें, उसके बाद आप फोकस्ड में आए। और टैक्सेशन का क्या है यहाँ पर? एफओएफ तो डेट की तरह ट्रीट किया जाता है, ईटीएफ में क्या दोनों ही ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज डेट। ओके, तो 3 साल के पहले जो होगा वो शॉर्ट टर्म, और 3 साल के ऊपर होगा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% विद इंडेक्सेशन देना। विद इंडेक्सेशन, यस। ओके, ऑलराइट। एक आशीष अग्रवाल जी का सवाल है, इस एनएफओ में निवेश करने पर रिस्क किस तरह का होगा, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय? ये इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड है। या क्या कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन है कुछ ऐसा? तो यहाँ पर दैट इज द ब्यूटी। कोई भी म्यूचुअल फंड का ये एक बहुत ब्यूटी है कि कोई भी निवेश कर सकता है फ्रॉम इंडिया। ओके, तो एक बस आखिरी सवाल मेरी तरफ से, किस तरह के निवेशक के लिए ये फंड आपको लगता है कि सही होगा, और किस तरह के निवेशक को इससे बचना चाहिए फिलहाल? हाँ जी, तो मेरे हिसाब से दो तरीके से, ये 2 भाग में ये इसको आंसर करूंगा। एक, जो इन्वेस्टर इक्विटी में के वाकिफ हैं, जिनका अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है और जिनके अगर ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, तो आज के डेट में लुकिंग एट द बेनिफिट्स और जो आगे जाके जो वर्ल्ड जैसे बन रहा है, बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर, मेरे हिसाब से उनको थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए। लेकिन अगेन आई रिपीट माय फर्स्ट स्टेटमेंट, एलोकेशन क्रिएट्स वेल्थ, ओवर एलोकेशन डिस्ट्रॉयज वेल्थ। ये 10 बहुत अच्छे कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसको देख के थोड़ा ज्यादा एलोकेट ना करें, आराम से। बहुत अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं जाता है, बट थोड़ा प्रोडक्ट के साथ अगर कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद जो एक्चुअल एलोकेशन है वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर जो नहीं इन्वेस्ट किए हैं कभी इक्विटी में, और ये 10 कंपनी, क्योंकि ये 10 कंपनी हमारे लाइफ में ही है, फेसबुक सारे सबके लाइफ में है, गूगल है, वो देख के इनमें वो ना करें प्लीज। बहुत लोगों ने पूछा है कि एनएफओ में निवेश करने का तरीका क्या होता है, हम कैसे निवेश कर सकते हैं इसमें, स्पेशली ईटीएफ के एनएफओ में? मेरे हिसाब से तो पहले अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या प्लानर हैं, उनसे आप पूछें कि आपके प्लान में ये फंड आता है कि नहीं।
अगर आता है वही आपको बता देंगे कैसे इन्वेस्ट करना है। आज के डेट में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेन्यूज हैं इन्वेस्ट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है, फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन। दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एमएफडी कहते हैं, और एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं वो उनके कहते हैं, या डेफिनेटली आप डायरेक्ट अपने हमारे वेबसाइट पे भी निवेश कर सकते हैं। ये तीन तरीके होते हैं, जिसका प्लान के हिसाब से जैसे हो, जो राइट हो अपने लिए, उस हिसाब से आप निवेश करें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जिस ऑनेस्टी के साथ जवाब देते हैं ना, सुनने में बड़ा मजा आता है। स्वाति जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टर्स इन द कंट्री, जितना मैं बोलूं उतना कम है। ऑलराइट, सभी सवालों के जवाब हमने यहाँ पर मोटे तौर पे ले लिए। एक दो सवाल, महेश जी का सवाल था कि 16 महीने के लिए निवेश करना, रिटायरमेंट एकदम पास में है, और कविता सिंह का शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है। हमने जवाब हालांकि दे दिया कि शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी की तरफ जाना अच्छी बात नहीं होगी, तो स्टे अवे। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको बोलूंगी हाँ जाओ निवेश करो, या फिर नहीं मत जाओ मत करो निवेश, तो मैं ऐसी राय तो कभी देती नहीं हूँ, तो ना आज भी दूंगी। मैंने कोशिश की पूरी वीडियो में बताने की कि भाई प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, कुछ चीजें और एक बार समझ लीजिए। कहते हैं मतलब सिनॉप्सिस कह लीजिए, समरी कह लीजिए। वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर लीडर्स हैं, ऐसी कंपनियों में आपको एक्सपोजर मिलेगा। 10 कंपनी में बराबर एलोकेशन होगा, तो किसी एक कंपनी पे ओवर एलोकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे बिजनेस हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इनमें एक्सपोजर एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन आपको आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है। माइनस पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स है। किसी भी एक कंपनी का बिजनेस हिट करता है तो जो डाउनवर्ड उठापटक होती है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एक निवेशक के तौर पे उस तरह के उठापटक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो स्टे अवे। कई देशों में रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो वो एक हमेशा उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है कहीं ना कहीं, कुछ न किसी बात को लेकर, तो वो भी एक रिस्क है। तो आप देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में जगह है कि नहीं, आपको इतना रिस्क लेने का आपकी क्षमता है कि नहीं, एपेटाइट है कि नहीं, उसके बाद आप कॉल लें। आप क्या कॉल लेंगे ये जानने में दिलचस्पी रहेगी, तो आप ऐसा करें कि आप जो भी फैसला करते हैं वो नीचे लिखिए ना कि कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें निवेश कर रहे हैं, अगर हाँ तो क्यों, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं। और इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया ये बताइए, क्या पसंद नहीं आया ये बता ही दीजिए, चलिए सुन लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा हैंडल दिया हुआ है। ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर करना हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल।